राशि और चांदनी दोनों ही बहुत अच्छी दोस्त थी। साथ ही दोनों स्पोर्ट्स प्लेयर भी थी, जिसके चलते पूरे कॉलेज में उनका नाम चलता था। लेकिन दोनों के रहन सहन में बहुत फर्क था, क्योंकि राशि बहुत ही अमीर घर की लड़की थी, तो वहीं चांदनी बहुत गरीब घर की थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय चांदनी राशि के घर आती है और हॉल में बैठी उसकी माँ रवीना से कहती है, आंटी जी, राशि कहाँ है? उसने मुझे बोला था कि मैं जल्दी उसके घर आ जाऊं। हम दोनों रेस की प्रैक्टिस करने जाएंगे। बेटी, तुझे क्या लगता है कि वो जल्दी उठ सकती है? उसे सब कुछ करवा लो, लेकिन जल्दी नहीं उठ सकती। लेकिन आंटी जी, उसने कहा था वो उठ जाएगी, इसीलिए मैं इतनी जल्दी उठ कर आई हूँ। बेटा, अब जब तुम यहाँ आ गई हो तो एक बार जगा कर देख लो, क्या पता उठ ही जाए। हाँ आंटी जी, सही कह रही हैं। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, उठ गई तो अच्छी बात है, वरना आज के बाद मैं उसकी बात नहीं सुनूंगी। चांदनी इतना कहकर जैसे ही राशि के कमरे में जाने के लिए पीछे मुड़ती है, तभी उसे तैयार होकर सीढ़ियों से आते हुए देखकर रवीना हैरान हो जाती है और हंसते हुए कहती है, ये क्या, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? मेरी कुंभकर्ण की बेटी इतनी जल्दी कैसे उठ गई? अरे वाह, बकायदा तैयार होकर नीचे भी आ गई। सुबह सुबह ही ताना मार लिया माँ आपने। अब देखो, सही काम करो तो भी लोगों को विश्वास नहीं होता है, गलत पर तो बदनाम है ही हम। अरे चल मेरी माँ, कोई तुझे सही गलत नहीं बोल रहा। और आंटी जी, आप इसकी जल्दी उठने की खुशी को बाद में देख लेना, अभी हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। पहले तू एक मिनट रुक, तू ये क्या जूते पहन कर आई है? तेरे जूते कितने हल्के हो गए हैं घिस घिस कर। ऐसे जूते पहनकर कैसे भाग पाएगी तू? रुक, मैं तेरे लिए जूते लेकर आती हूँ, तू वो पहनकर चलेगी मेरे साथ, ताकि तुझे कोई परेशानी ना हो भागने में। राशि इतना कहकर अपने कमरे में जाती है और चांदनी के लिए अच्छे और कंपनी के स्पोर्ट्स शूज लेकर आती है और उसे देती है। तभी उसका भाई रोहित जॉगिंग करके घर लौटता है और चांदनी के हाथ में अपनी बहन राशि के जूते देखकर कहता है, लो, बस इसी की कमी रह गई थी। अब राशि दीदी की गरीब दोस्तों को उनके जूते भी मांग कर पहनने पड़ेंगे। तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? रोहित, ये क्या तमीज है? ऐसे कौन बात करता है अपने बड़ों से? ये गरीब लोग आपके दोस्त हो सकते हैं, मेरे नहीं। न ही इनसे मेरा कोई रिश्ता है। जिनकी अच्छे जूते पहनने की औकात ना हो, उनसे कौन दोस्ती रखेगा? रोहित, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम। मेरी दोस्त गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका मजाक बनाओ। दीदी, मैं इनका नहीं बल्कि इनके जूतों का मजाक बना रहा हूँ। आपको लगता है कि अपने इस लोकल जूतों से कॉलेज रेस कंपटीशन में भाग ले पाएगी या जीत पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। रोहित, तमीज से बात करो। तुम्हें ज्यादा पैसों का घमंड है तो अपने पास ही रखो। दीदी, अमीर गरीब का फर्क तो इनके पैरों में पड़ा सस्ता जूता और आपके पैरों में पड़ा ब्रांडेड जूता ही बता रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लोग इन्हें देखकर ही समझ जाएंगे। रोहित, तुम्हें तो मैं रहने दे राशि, तू मेरे लिए अपने भाई से मत लड़, और मुझे तेरे जूते नहीं चाहिए। मेरे पास जो है वही सही है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन भिखारी नहीं हूँ। और वैसे भी बहुत समय हो गया है, अब सीधे कॉलेज में ही मिलते हैं। चांदनी इतना कहकर राशि के घर से चली जाती है, जिसके बाद वो अपने भाई रोहित को उसके बर्ताव के लिए बहुत सुनाती है, जिसे सुनकर रोहित गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद राशि तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहां पहुंचने के बाद वो चांदनी को पूरे कॉलेज में ढूंढती है। तभी उसकी नजर कैंटीन पर जाती है, जहां चांदनी अकेले चुपचाप बैठी थी। तभी वो उसके पास जाकर कहती है, सॉरी यार, मुझे पता है तुझे मेरे भाई की बातों का बहुत बुरा लगा होगा, उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। नहीं यार, इसमें तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसने वही बोला जो सच है। मेरी हैसियत तुझसे बराबरी करने की नहीं है, फिर चाहे जूते में हो या किसी और चीज को लेकर। पागल है तू, ये क्या बातें कर रही है? हमारी दोस्ती में हैसियत कहाँ से आ गई? जो चीज पहले से ही है उसे लाने की क्या जरूरत है? राशि और चांदनी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी कविता, निशु और रौनक नाम के राशि के कुछ दोस्त वहां आते हैं और राशि के पैरों में स्पार्क्स के जूते और चांदनी के पैरों में लोकल मार्केट के शूज देखकर हंसते हुए कहते हैं, यार राशि, तेरे जूते कितने अच्छे लग रहे हैं, और चांदनी के जूते देख जरा कितने पुराने हो गए हैं। चांदनी अब तो तेरा जूता भी बोल रहा है कि उसे पहनना छोड़ दे। अब तो तुम अपनी दोस्त राशि की तरह हर टाइम ब्रांडेड जूता तो नहीं पहन सकती हो, जिनके तो नाम भी नहीं सुने होंगे तुमने, जो तुम्हारी फ्रेंड ने पहनकर छोड़ दिए हैं। तो कम से कम तुम नए जूते तो पहन लो। कितने दिनों से यही पुराने जूते पहन रखे हैं तुमने। चुप करो यार तुम लोग,
ये क्या है, जब देखो अमीर गरीब के जूते को लेकर कमेंट करते रहते हो। तो गुस्सा क्यों कर रही है राशि? ये लोग सही तो कह रहे हैं। वो कहावत तो तूने सुनी है ना कि इंसान की औकात उसके जूते देखकर मालूम हो जाती है। जैसे मेरी गरीबी मेरे जूतों से साफ मालूम नजर आती है। चांदनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। खुद गरीब और राशि के अमीर होने पर जगह जगह अपनी इंसल्ट होते देखकर चांदनी राशि से मिलना बात करना कम कर देती है और उससे दूरियां बनाने लेती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और कॉलेज रेस कंपटीशन का दिन पास आने लगता है। सभी उसकी तैयारियों में लगे थे। एक दिन प्रैक्टिस के टाइम राशि के पैर में अचानक से चोट लगती है, जिस वजह से वो कंपटीशन से बाहर हो जाती है। तभी वो अपनी दोस्त चांदनी को देखकर खुश थी। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और फाइनली रेस कंपटीशन का दिन आता है। सभी पार्टिसिपेंट ग्राउंड में पहुंच जाते हैं सिवाय चांदनी के। ये देखकर राशि परेशान हो जाती है और अपने मन में कहती है, सभी पार्टिसिपेट करने वाले लोग तो यहाँ पहुँच गए, फिर चांदनी कहाँ है? अभी कुछ देर में कंपटीशन शुरू होने वाला है, फिर ये कहाँ रह गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है अब मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा, आखिर ये है कहाँ। राशि ग्राउंड में खड़ी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर चांदनी पर जाती है, जो उससे ग्राउंड के कुछ दूरी पर एक कोने में अकेली बैठी थी। तभी वो उसके करीब जाती है, जहाँ वो उसे अपने आप से कहते हुए सुनती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह कंपटीशन शुरू होने वाला है और यहाँ मेरे जूते खराब हो गए। इन्हें पहनकर मैं रेस में नहीं भाग पाऊंगी और बिना जूते के मैडम मुझे भागने नहीं देगी। लगता है कंपटीशन में भाग लिए बिना ही मैं हार जाऊंगी। चांदनी की सारी बातें सुनने के बाद राशि चांदनी से बिना कुछ कहे अपनी कॉलेज की स्पोर्ट्स मैडम सरिता के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताते हुए अपने जूते देती है। जिसके बाद वो चांदनी के पास जाकर कहती है, चांदनी, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? वहाँ कंपटीशन शुरू होने वाला है। मैडम, मेरे पास जूते नहीं है, इसलिए मैं कंपटीशन में नहीं भाग सकती हूँ। मेरे जूते खराब हो गए हैं। बस इतनी सी बात? तुम जाओ चेंजिंग रूम में, एक जूते रखे होंगे वहाँ, जल्दी से उसे पहनकर ग्राउंड में आओ। हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों के लिए एक्स्ट्रा रखते हैं। थैंक यू मैडम, आपको नहीं पता आपने आज मेरी कितनी बड़ी मदद की है। चांदनी इतना कहकर जल्दी से चेंजिंग रूम में जाकर जूते पहनकर कंपटीशन ग्राउंड में आती है। थोड़ी देर बाद रेस शुरू होती है और कुछ ही समय में चांदनी सबसे आगे निकल जाती है और रेस का कंपटीशन जीत जाती है। जिसके बाद वो अपनी जीत की ट्रॉफी लेकर अपनी मैडम के पास जाती है और कहती है, मैडम, अगर आज आप नहीं होती तो मैं ये कंपटीशन कभी नहीं जीत पाती। थैंक यू मैम। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारी फ्रेंड राशि ने किया है। ये जूते उसी ने दिए हैं। ऐसी दोस्त तो किस्मत वालों को मिलते हैं। सरिता की बात सुनकर चांदनी को अपनी गलती का एहसास होता है। जिसके बाद वो अपनी दोस्त राशि के पास जाती है और अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है और साथ ही अपनी जीत की ट्रॉफी को भी उससे शेयर करती है। मेघा अपने घर में काम कर रही थी, तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही मेघा नीचे गिरती है, वैसे ही उसके सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। मेघा के घर पर कोई नहीं था, बस इसीलिए मेघा काफी देर तक बेहोश ही पड़ी रहती है। अब कुछ समय बाद जब उसे होश आता है, तो वो अपना सर पकड़कर उठती है। हे भगवान, लगता है अब मुझे अपने घर में किसी को अपनी हेल्प के लिए रखना ही होगा। वो खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है। मेघा अपने सर को पकड़ते हुए दरवाजे तक जाती है और दरवाजा खोलती है, जहां वो अपने पति को देखकर उससे कहती है, अरे अनिरुद्ध, आप यहाँ? आज आप जल्दी कैसे आ गए? अब घर जल्दी ना हो तो क्या करूँ? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा था। फोन होते हुए भी तुम फोन नहीं उठाती हो। एक काम करो, फोन को तोड़ के फेंक दो। फोन? पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। अंदर रखा होगा कहीं। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, तोड़ के फेंक दो फोन को। गुस्से में अनिरुद्ध अब अपने घर के अंदर आता है और मेघा अपने सर से हाथ हटाती है। जब अनिरुद्ध की नजर मेघा के सर पर लगी चोट पर जाती है, तो वो उससे बोलता है, मेघा, तुम्हारे सर पर ये चोट कैसे लगी? वो दरअसल मैं काम कर रही थी तो मेरा पैर फिसल गया, जिस कारण मैं बेहोश हो गई। शायद जब मैं बेहोश हुई होंगी तभी आपका फोन आया होगा। मैं क्या करूँ तुम्हारा? इधर आओ, मेरे पास बैठो। मेघा अब अनिरुद्ध के पास बैठती है, जिसके बाद अनिरुद्ध फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है
और मेघा के सर पर बैंडेज लगाकर उससे कहता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर में एक नौकरानी रख लो, लेकिन नहीं, तुम तो मेरी सुनती ही नहीं हो। अरे अकेली हो, कल को अगर कुछ इमरजेंसी हो गई तो मुझे कैसे पता चलेगा? आई एम सॉरी। अब मुझे भी लग रहा है कि एक नौकरानी को हमें अपने घर में रख लेना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं अभी नेहा भाभी से एक नौकरानी के बारे में बात करके आता हूँ। नौकरानी की बात तो करना, पर अनिरुद्ध जी जरा देखकर, क्योंकि आजकल की नौकरानी बड़ी ही शातिर होती है। हाँ बाबा, मैं ध्यान रखूंगा। अब तुम आराम करो, मैं नेहा भाभी के पास जाकर इस बारे में बात करता हूँ। इतना बोलकर अब अनिरुद्ध अपने मोहल्ले में अपनी पड़ोसन नेहा के घर नौकरानी का पता करने जाता है, जहाँ उसको पता चलता है कि नेहा तो गाँव गई है। जिसके बाद अनिरुद्ध कहता है, नमस्ते भाई, कैसे हो? नमस्ते अनिरुद्ध, आज इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? वो क्या है ना भाई, यहाँ पर किसी काम से आया था, पर भाभी तो है ही नहीं घर पर। अच्छा, और वो काम क्या है? भाई वो मुझे एक नौकरानी चाहिए थी जो मेरे घर के साथ साथ मेरी पत्नी का ध्यान भी रख सके। अब आप तो जानते हैं मेघा की तबीयत खराब रहती है, साथ ही हमारे घर में कोई और है नहीं। कल को अगर इमरजेंसी आ गई तो कोई तो होना चाहिए ना। हाँ, ये बात भी सही है। वैसे मेरी नज़रों में एक नौकरानी है, वो काफी हाई फाई है। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करूं? हाँ हाँ कर लो भाई, कम से कम नौकरानी तो घर में आएगी ना जो मेरी पत्नी का ध्यान रख सके। ठीक है अनिरुद्ध, तुम यहाँ से अब आराम से जाओ, कल सुबह ही तुम्हारे घर एक नौकरानी आ जाएगी। राकेश की बात सुनकर अब अनिरुद्ध बेफिक्र होकर अपने घर आता है। ऐसे ही अब अगली सुबह सुबह ही उसके घर नौकरानी आती है और मेघा और उसका बड़ा सा घर देखकर खुद से कहती है, हाय दैया, ये बंगला, मेरा मतलब है कि ये घर तो बंगले जैसा है। इतना बड़ा घर तो मैं सपने में ही देखी है। वाह रे राकेश, तूने मेरी सही जगह सेटिंग बिठाई है। वो खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर अनिरुद्ध आ जाता है और उसको देखकर वो उसे कहता है, जी आप कौन? साहिब, मैं गंगूबाई। मेरे को राकेश साहिब ने यहाँ पर भेजा। आपको एक नौकरानी की जरूरत थी ना? हाँ चलो, मैं तुम्हें घर का सारा काम समझा देता हूँ। और सुनो, मेघा ज्यादातर बीमार रहती है, इसलिए तुम उसको ना ज्यादा काम मत करने देना, ठीक है? और उससे कोई बहस भी मत करना। जी साहब, मैं समझ गई। कुछ ही देर में अनिरुद्ध उस नौकरानी को घर का सारा काम समझाकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद गंगूबाई घर का सारा काम खत्म करके मेघा को भी खाना बनाकर दे देती है। खाना खाने के बाद मेघा थोड़ी देर के लिए आराम करने लगती है, तो वहीं गंगूबाई बाहर हॉल में जाकर टीवी ऑन कर राकेश को फोन करके कहती है, क्या रे राकेश, तू तो सच में बड़ा ही झकास निकला रे। तूने मेरे को अपने घर के सामने वाले घर में ही काम दिला दिया। और नहीं तो क्या, मेरी चिकनी तेरा राकेश तेरे से प्यार करता है, तो क्या हुआ? अगर मेरी बीवी ने तेरे को घर से बाहर कर दिया तो घर में ना सही, पर हम अपने मोहल्ले में तो अपना चक्कर चला ही सकते हैं ना। तेरी चिकनी को तेरी याद आ रही है। अब अपनी चिकनी को ज्यादा मत सता। चल अब आ भी जा मेरे पास। वैसे भी ये इतना बड़ा घर है, इसका घर का एक कोना भी एक कमरे के बराबर लग रहा है। मेरी चिकनी ने मेरे को आवाज लगाई तो अब उसका चिकना उसके पास कैसे नहीं आएगा? तू इतना ज्यादा इंतजार मत कर, मैं अभी तेरे पास आता हूँ। राकेश गंगूबाई से बात करके फोन रख देता है। थोड़ी ही देर बाद वो मेघा के घर आता है। वो मेघा के घर आकर बैठा ही था कि तभी वहाँ पर मेघा आती है और राकेश को अपने घर में देखकर उससे कहती है, अरे राकेश भैया, आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब है कि आप यहाँ आ गए और गंगूबाई ने मुझे बताया भी नहीं। भाभी, मैं तो अभी आया हूँ, और वैसे भी मैं यहाँ पर आपका हालचाल लेने के लिए आया था, क्योंकि कल अनिरुद्ध ने मुझे बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो सोचा क्यों ना मैं ही यहाँ आकर एक बार आपका हालचाल देख जाऊँ। ये तो बहुत अच्छा किया राकेश भैया आपने। चलिए, अच्छी बात है। गंगूबाई, जरा राकेश भैया के लिए एक गिलास पानी तो ले आना। जी मालकिन, मैं अभी लाती हूँ। गंगूबाई अब राकेश के लिए पानी लेकर आती है और जब वो उसको पानी देती है तो राकेश गंगूबाई का हाथ पकड़कर एक रहस्यमयी मुस्कान देता है। पर उसकी इस मुस्कान और गंगूबाई का ऐसा व्यवहार देखकर मेघा को उन दोनों पर शक होता है, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था और शक के तौर पर वो उन दोनों को कुछ नहीं बोल सकती थी। बस इसीलिए वो किसी से कुछ नहीं कहती। अब जब तक राकेश घर नहीं चला जाता तब तक मेघा भी हॉल से अंदर नहीं जाती। कुछ देर बाद राकेश के जाते ही मेघा भी कमरे में चली जाती है। इसी तरह से समय गुजरता है और समय के साथ गंगूबाई और राकेश का चक्कर यूं ही चलता रहता है। जब भी गंगूबाई छत पर जाया करती तब राकेश भी छत पर आकर
उसके साथ नैन मटक्के किया करता। ऐसे ही एक दिन अनिरुद्ध और मेघा किसी काम से बाहर जाते हैं और बस इसी का फायदा उठाकर गंगूबाई राकेश को मेघा के घर बुलाती है। आज गंगूबाई काफी सज धज कर तैयार थी। उसको इस तरह से सजा धजा देखकर राकेश उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी जुल्फे पीछे करते हुए उससे कहता है, हाय, आज तो मेरी चिकनी सच में बहुत ही ज्यादा चिकनी लग रही है। मन तो कर रहा है आज तुझे छोड़ू ही नहीं। हाँ तो मैं कब तेरे को मना करी। मैं तो इसी फिराक में थी कि कभी ये घर से सब लोग जाएगा और मैं तेरे को इस घर में बुलाएगी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर अनिरुद्ध और मेघा आ जाते हैं और उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। देखा अनिरुद्ध, मैं ना कहती थी कि इन दोनों का जरूर कुछ चल रहा है, पर तुम थे कि मेरी सुनते तक नहीं थे। हाँ मेघा, तुम सही थी और मैं गलत था, पर अभी आपस में बात करने का समय नहीं है। इनको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। एक आदमी जो अपनी गांव गई बीवी को धोखा दे रहा है और एक औरत जो अपने मालिक की आंखों में धूल झोंक रही है। निकल जाओ दोनों के दोनों यहाँ से। देखो अनिरुद्ध, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। बस करो राकेश, मैं तुम्हें तो अपना भाई समझता था, बस इसलिए पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ। अगर तुमने कुछ बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हें क्या मानता हूँ और मैं अपने आपे को खो दूं। उससे पहले तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं जानता था जिस नौकरानी को मैं अपने घर लेकर आ रहा हूँ उसका चक्कर मेरे ही मोहल्ले में चल रहा होगा। अगर मुझे पता होता तो कसम से भाई तुझे मैं कभी यहाँ नहीं आने देता। अनिरुद्ध का गुस्सा देखकर वो चुपचाप गंगूबाई और राकेश वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह से अब अनिरुद्ध ना तो अपने घर में कोई नौकरानी रखता और ना ही कभी वो राकेश से बात करता।